नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को समझने की एक विस्तृत यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। और ये विषय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जहां हिंदी साहित्य से जुड़े सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हम स्रोत सामग्री का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में नोट समझाता है। हमारा उद्देश्य हर तथ्य, हर अवधारणा को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना है, ताकि परीक्षा के लिए तैयारी ठोस हो सके। तो चलिए इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, जैसे ये हिंदी शब्द, ये आया कहाँ से? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। हिंदी शब्द दरअसल फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, ये हिंदी का शब्द नहीं है? नहीं, इसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, और इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो है शरफुद्दीन यज़दी के ज़फरनामा में। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जी। वैसे एक नोट में ये भी बताया गया है कि कवि नैन, व्यायाम खां और गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी ज़फरनामा नाम से रचनाएं लिखी थीं, पर पहला उल्लेख यज़दी के ग्रंथ में ही है। ठीक है। अब आते हैं साहित्य इतिहास का स्वरूप पर। मतलब ये साहित्यिक इतिहास होता क्या है? ये सिर्फ रचनाओं और रचनाकारों के तथ्यों का संग्रह तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसी पर प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने अपनी किताब साहित्य और इतिहास दृष्टि में एक बहुत गहरी बात कही है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं, साहित्य का इतिहास न तो वर्तमान से पलायन का साधन है और न ही अतीत की आराधना का मार्ग। वाह! मतलब इतिहास हमें आज को समझने में मदद करता है, उससे भागने में नहीं। एकदम सही। वास्तव में साहित्य इतिहास के द्वारा हम आज की चेतना के संदर्भ में अतीत की रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। तो इसका लक्ष्य साहित्य की गतिशीलता को समझना हुआ। जी, हम साहित्य की परंपराओं के उत्थान और पतन की रूपरेखा को समझ पाते हैं, और ये भी देखते हैं कि समाज और साहित्य का आपस में क्या रिश्ता है। मतलब रचनाकार की रचना को उस समय के समाज से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, विश्लेषण उसी आधार पर होता है। अब कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन देखते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। हाँ, वो कहते हैं, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और बालकृष्ण भट्ट का मानना था कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। उनका एक और कथन है जो साहित्य की शक्ति को बताता है। जी, वो कहते हैं, साहित्य की चेतना में वे शाश्वत ऐतिहासिक होती हैं जो कार्य बड़ी बड़ी तलवारें और तोपें नहीं कर सकती, वो कार्य साहित्य कर देता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये समझते हैं कि काल विभाजन और नामकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, इतिहास को अलग अलग कालों में क्यों बांटा जाता है। जी, इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि साहित्य की प्रवृत्तियों में जो बदलाव आता है उसे स्पष्ट करने के लिए, और जनमानस की चेतना को भी समझने के लिए। हाँ। दूसरा, साहित्य के अंदर छिपे तत्वों को उजागर करके उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण करने के लिए, उसे जनहित की कसौटी पर परखने के लिए। जी। तीसरा, साहित्य की चेतना के क्रमिक विकास को दिखाने के लिए। और चौथा, साहित्य की परंपरा के उत्थान पतन को रेखांकित करने के लिए। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि साहित्य का इतिहास लिखा कैसे जाए। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी मुख्य रूप से 4 पद्धतियां या तरीके प्रचलित हैं। जी। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, अल्फाबेटिकल मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें कवियों का क्रम उनके नाम के पहले अक्षर के अनुसार होता है। जैसे कर से कबीर और कर से केशवदास, दोनों एक साथ आ जाएंगे। लेकिन उनके समय में तो बहुत अंतर था ना, ये तो मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं हुआ। बिल्कुल, इसीलिए ये अवैज्ञानिक मानी जाती है। इसके प्रवर्तक गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर थे। तो फिर दूसरी पद्धति आई होगी। हाँ, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, क्रोनोलॉजिकल मेथड। इसमें रचनाकारों का क्रम उनकी जन्म तिथि के अनुसार होता है। ये पहले से बेहतर है। इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। फिर तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या खास है? इसमें तथ्यों का तटस्थ विश्लेषण किया जाता है। इसके प्रवर्तक गणपति चंद्र गुप्त माने जाते हैं। और चौथी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विधेयवाद पद्धति, पॉजिटिविस्ट मेथड। जी, जिसके प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह पद्धति मानती है कि साहित्य पर जाति, वातावरण और क्षण विशेष का गहरा प्रभाव पड़ता है।
तो अब अगली चर्चा में हम इन्हीं पद्धतियों का उपयोग करने वाले इतिहासकारों और उनके कामों का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने किया। जी, उन्हें हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। हाँ, इसका भाग 1 1839 में और भाग 2 1847 में प्रकाशित हुआ। इसके विवरण को देखें तो इसमें कुल 738 कवियों का जिक्र है, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवि हैं। जी, और ये एक विवादास्पद ग्रंथ भी था क्योंकि तासी उर्दू भाषा के पक्षधर थे। हाँ, उन्होंने हिंदी को भद्दी भाषा और उर्दू को आशिकी की भाषा कहा था। बिल्कुल। यहाँ एंदवी का अर्थ है हिंदवी यानी हिंदी और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी यानी उर्दू। तो फिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बस इस बात में है कि ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, एक शुरुआत थी। और ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। जी, और इसका अनुवाद भी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। ठीक है, अब भारतीय विद्वानों के शुरुआती प्रयासों को देखते हैं। इसमें पहला नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का 1848 में। उनका ग्रंथ है तस्किराए शौराए हिंदी। ये तो एक तरह से गारसा द तासी के ग्रंथ का अनुवाद ही है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें 1004 कवियों का उल्लेख है, जिनमें से हिंदी के सिर्फ 62 कवि हैं। इसके बाद दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण नाम है शिव सिंह ज़िंगर का। जी, इनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज, जो 1883 में प्रकाशित हुई। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ था। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसमें 1003 विशुद्ध हिंदी कवियों का उल्लेख है। इनके अनुसार हिंदी के पहले कवि पुष्य या पुंड थे। हाँ, और इनके अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ 713 ई से होता है। ठीक है, अब आते हैं एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया। जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो आयरलैंड के थे। उनकी पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी भाषा में 1888 में लिखी गई। ग्रियर्सन का दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को देशी भाषा की संज्ञा दी और इसका अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। इसके प्रकाशन के बारे में भी कुछ खास है? हाँ, ये ग्रंथ दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अच्छा। और विवरण देखें तो इसमें 952 कवियों का उल्लेख है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रियर्सन ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा था। ग्रियर्सन के काम में जो मुख्य बिंदु हैं, उनमें सबसे पहला ये है कि उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहला प्रयास किया। जी, उनके ग्रंथ में 11 अध्याय हैं। जैसे पहला चारण काल। हाँ, चारण काल। फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जिसे उन्होंने भक्ति काल का स्वर्ण काल कहा। फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। जी, और फिर रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उनकी कुछ स्थापनाएं भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, जैसे उन्होंने भक्ति आंदोलन को बिजली की कौंध की भांति त्वरित उदित माना। उनकी एक और पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण। जी, जिसमें भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया गया और उन्होंने ही रीति काल के लिए रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और उन्होंने तुलसीदास को सर्वप्रथम लोकनायक की संज्ञा दी। हाँ, और कहा कि बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं। वाह। अब बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधु, जिन्हें महावृत्त संग्रहकार भी कहा जाता है। इसमें 3 भाई शामिल थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनका मुख्य ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। जी, इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। पहले 3 खंड 1913 में और चौथा खंड 1934 में। इनके मुख्य तथ्य क्या हैं? इनके अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ई से है और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्यकार गोरखनाथ को माना। और मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव थे। हाँ, मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 हिंदी कवियों का उल्लेख मिलता है। 5000? ये तो उस समय तक सबसे अधिक था। जी, आचार्य शुक्ल ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने अपने से पहले के ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा। लेकिन मिश्र बंधु विनोद को
महावृत्त संग्रह यानी ग्रेट कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स कहा। बिल्कुल। शुक्ल ने यह भी कहा कि रीति कवियों का परिचयात्मक विवरण देने के लिए शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का सर्वाधिक उपयोग किया है। इसे इस ग्रंथ की उपयोगिता पता चलती है। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। उन्होंने इसे 5 भागों में बांटा। पहला, आरंभिक काल, जिसके 2 भाग थे, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। दूसरा, मध्यकाल, इसके भी 2 भाग, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तीसरा, अलंकृत काल, इसके भी 2 भाग, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। फिर चौथा, परिवर्तन काल और 5वां, वर्तमान काल। जी, और इनसे जुड़े कुछ और तथ्य भी हैं। जैसे पद्म सिंह शर्मा को हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जन्मदाता माना जाता है। और वो जो मशहूर विवाद है देव बड़े या बिहारी, इसको पैदा करने वाले आलोचक भी मिश्र बंधु ही थे। हाँ, बिल्कुल। अब हम हिंदी साहित्य इतिहास के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर चर्चा करेंगे। जी, उनका मुख्य ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में आया। इसका दूसरा संस्करण 1941 में आया। ये ग्रंथ सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारिणी सभा में प्रकाशित हुआ था। जी, और उनकी आलोचना की विशेषता रसवाद और लोक मंगलवाद है। वो आनंद कादम्बिनी के संपादक भी रहे। इस ग्रंथ का उद्भव कैसे हुआ? यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। बाद में इसी का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। और शुक्ल की पद्धति थी विधेयवाद, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। हाँ, पॉजिटिविज्म। इसके जनक फ्रांसीसी विद्वान तेन थे और इसके 3 अनिवार्य तत्व हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। अब आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं, जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। जी, पहला वीरगाथा काल या आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विषय। तीसरा, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और चौथा, आधुनिक काल या गद्य काल 1900 विषम से अब तक। जी, उन्होंने आधुनिक काल का उपविभाजन भी किया: भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और तीसरा काल, जिसे छायावाद कहा गया। उनकी विशेषता ये थी कि वे एक ही कालखंड को 2 नाम देने की पद्धति के जन्मदाता थे। हाँ, और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए जिन स्रोतों का सहारा लिया वे थे मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला और ब्रजमाधुरी सार। अब आते हैं उस विद्वान पर जिन्होंने आचार्य शुक्ल की कई स्थापनाओं को चुनौती दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी, उनके बचपन का नाम बैजनाथ और गुरु का नाम व्योमकेश शास्त्री था। उनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। और उनका प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है कबीर। गलवादी हैं तो द्विवेदी मानवतावादी विचारक हैं। हिंदी के प्रारंभ को लेकर भी मतभेद है। जी, शुक्ल 1050 वीसंवत से मानते हैं, द्विवेदी 10वीं सदी से। और प्रथम कवि शुक्ल मुंज को मानते हैं, तो द्विवेदी अब्दुर्रहमान को। द्विवेदी जी का काल विभाजन भी देख लेते हैं। उन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा है। अब कुछ अन्य प्रमुख इतिहासकारों को संक्षिप्त में जानते हैं। पहले हैं रामकुमार वर्मा। उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। ये एक अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही उल्लेख है। इनका मुख्य बिंदु क्या है? इन्होंने हिंदी का प्लागम्भ 693 ईसी से माना और संधि काल में सिद्ध व जैन साहित्य पर प्रकाश डाला। इनका काल विभाजन 5 भागों में है: संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जी, दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में। इनका मुख्य बिंदु? वो अपनी दृष्टि में हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं और हिंदी साहित्य की शुरुआत 1184 ईसी से मानते हैं। बाद के समय भी महत्वपूर्ण योगदान हुए। जी, जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया और उसका विभाजन रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त में किया। और संपादक डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। हाँ, इन्होंने आधुनिक काल का विस्तृत विभाजन किया: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल
और नवलेखन काल। संस्थागत प्रयासों में काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम प्रमुख है। जी, स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास द्वारा, और इसका प्रकाशन है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 16 खंडों में विभाजित है। आधुनिक काल में कुछ और महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं। जी, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी पुस्तक हिंदी भाषा और संवेदना का इतिहास, हाँ। और डॉक्टर बच्चन सिंह पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और सुमन राजे पुस्तक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो एक सामान्य काल विभाजन जो अब माना जाता है वो इस प्रकार है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जी। और आधुनिक काल का भी विस्तृत विभाजन दिया गया है, जिसमें भारतेंदु काल से लेकर समकालीन जनवादी कविता तक 8 उपविभागों का उल्लेख है। चलिए अब 4 प्रमुख इतिहासकारों के काल विभाजन की एक त्वरित तुलना कर लेते हैं। मिश्र बंधु कहते हैं आरंभिक, मध्यकाल, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान काल। शुक्ल जी कहते हैं वीरगाथा, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। रामकुमार वर्मा कहते हैं संधिकाल, चारणकाल, भक्ति, रीति और आधुनिक काल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल लिख लेते हैं, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। जी, जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र, सुंदरी तिलक, महेश दत्त शुक्ल, भाषा काव्य संग्रह, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा का विकास, सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, नामवर सिंह, इतिहास और आलोचना, और नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन। आधुनिक काल के विभिन्न युगों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। बिल्कुल। आधुनिक काल को शुक्ल ने गद्य काल कहा, भारतेंदु काल को रामविलास शर्मा ने नवजागरण और नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। द्विवेदी काल को नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा। जी, और छायावाद के कई नाम हैं: सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल, उत्कर्ष काल, खड़ी बोली कविता का स्वर्ण काल। आगे प्रगतिवाद को राजनीतिक जागरण काल कहा गया। प्रयोगवाद को शहरी मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का आंदोलन कहा गया। फिर नई कविता, आधुनिक बोध का काल। और साठोत्तरी कविता, मोह भंग काल या अल कविता। और अंत में समकालीन कविता, जनवादी कविता। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? इसका उत्तर है गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1921 में काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका में। तो आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पूरी परंपरा का अवलोकन किया, गारसान दत्तासी के पहले प्रयास से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक। जी, हमने हर महत्वपूर्ण पड़ाव को समझने की कोशिश की, और ये याद रखना जरूरी है कि केवल तथ्य और तारीखें ही नहीं, बल्कि हर इतिहासकार का दृष्टिकोण और उसकी पद्धति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी से इस विषय पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि साहित्य का इतिहास लिखने की दृष्टि समय के साथ कैसे बदली। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में, जहां साहित्य ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर भी रचा जा रहा है, भविष्य का साहित्य इतिहासकार इसे कैसे लिखेगा और किन तत्वों को महत्व देगा?